ठीक है, ओके। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ किया था, सब ध्यान में आप लोगों को? जी जी। थोड़ा सा पिछली क्लास को हल्का सा हम रिवाइज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स विद वर्किंग अप्रोच। इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल क्लियर है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जी इनकम टैक्स इज पेबल ऑन और बिफोर ड्यू डेट्स। ड्यू डेट क्या होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे। यानी कि सरकार कोई टाइम लिमिट तो रखेगी ना, कि हम अपनी मर्जी से सब लोग भरते रहेंगे। तो सरकार ने टाइम लिमिट रखी हुई है, नॉर्मली 31 जुलाई होती है ड्यू डेट हर साल। तो वो ड्यू डेट्स कई बार एक्सटेंड हो जाती हैं। हर अलग अलग तरह के पर्सन के लिए अलग अलग ड्यू डेट होती हैं। अलग अलग पर्सन, समझ गए ना? इंडिविजुअल के जी लिए जी। अलग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अलग, अलग अलग ड्यू डेट होती हैं। किसके लिए क्या ड्यू डेट होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट बाय ऑल पर्सन्स हैविंग टोटल इनकम मोर देन द थ्रेशहोल्ड लिमिट। थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर होगी टोटल इनकम, तो ही इनकम टैक्स पेबल है। अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट से आपकी टोटल इनकम नीचे है तो टैक्स देना ही नहीं है। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट को भी हम आज ही कवर करेंगे। अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक बार फिर पढ़ता हूँ पूरा। इनकम टैक्स इज पेबल ऑन और बिफोर ड्यू डेट बाय ऑल पर्सन्स हैविंग टोटल इनकम मोर देन द थ्रेशहोल्ड लिमिट अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स हम लोग इनकम टैक्स पिछले 10 सालों के ऊपर तो देंगे नहीं। कोई समय सीमा भी तो होगी ना, एक कोई कोई दायरा तो बनाया होगा कि किस पीरियड से लेकर के किस पीरियड के बीच में जो हमने पैसा कमाया है उस पे टैक्स दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई बोल रहा है जी मैं 5 साल की इनकम पे दूंगा, कोई बोल रहा है जी मैं 10 साल की इनकम पे दूंगा, या मैं 1 महीने की इनकम पे दूंगा, मैं 1 दिन की इनकम पे दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड पीरियड बनाया गया है, वो पीरियड 1 साल का है। अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं हम लोग। अप्रैल से मार्च होता है, सबको पता ही होगा। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, फाइनेंशियल ईयर के आगे हम लोग पूरी एक स्लाइड है वो डिस्कस करेंगे। आगे चलें। ये जी। पर्सन हमने किए थे, हमें सबको याद है पर्सन क्या होते हैं। टोटल इनकम हम लोगों ने डिस्कस की थी कि टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, सैलरी अर्न पे नहीं टैक्स लगेगा। खर्चे, डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इन हैंड हमारे पास रह जाएगा उस पर टैक्स देंगे हम। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम किए थे। मैंने बोला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लोगों से किस बेसिस पे ले, कैसे डिसाइड किया जाए कि किससे कितना टैक्स लेना है, कितनी तरह की इनकम होती हैं। तो डिपार्टमेंट ने 5 तरह के हेड बना दिए। छठवां कोई हेड नहीं होता, ये 5 हेड ही होंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में हमने बात की थी कि घर का किराया आ रहा है, दुकान का किराया, वो सारा तीसरे हेड में फॉलो होगा। कैपिटल गेन मीन्स हमने बात की थी कि हम 10 लाख की चीज हमारी 15 लाख की हो गई। घर लिया 10 लाख का, या बाप दादाओं ने हमारे लिए पुश्तैनी जमीन लेके रखी हुई थी, आज वो जमीन 1 करोड़ की हो गई। तो वो कैपिटल एप्रिशिएट हो गई ना, कैपिटल गेन हो गया हमारा हमें। तो उस गेन के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी, जो इन चारों के अलावा अगर आपको कहीं और से इनकम होती है। मैंने एग्जांपल ली थी लॉटरी की, कि लॉटरी निकल आई, आप केबीसी में चले गए, तो वो इनकम कहाँ पे जाकर के हम उसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसका हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमने सारी चीजें की थी पिछली क्लास में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। हम अपनी डेफिनेशन पे जाएंगे दोबारा। अरे इधर आ जा, तू देखो ये दिखना चाहिए, इस इधर आगे बैठ है, इधर आ जा, ठीक है।
हम इस डेफिनेशन पे दोबारा आए हैं। मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना लास्ट में, अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैंने अभी बोला कि ऐसे तो नहीं है कि कोई बोलेगा जी मैं 1 महीने की इनकम पे टैक्स दे रहा हूँ जी, कोई बोलेगा मैं 10 साल पे दे रहा हूँ। तो सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया कि सब लोग उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जिसने पैसा कमाया सिर्फ उसी पे टैक्स दोगे आप। तो वो फाइनेंशियल ईयर क्या है, हम आज उस पे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के साथ आप लोगों को यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिख रहा होगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कोई कभी सुना है असेसमेंट ईयर करके, कोई शब्द सुना है? जी बताइए। जी। तो आपको असेसमेंट ईयर के बारे में मालूम है क्या होता है? असेसमेंट ईयर सर यही बोल सकते हैं कि जो पिछला है जिसमें हमने टैक्स भरना है जिसका, और फाइनेंशियल ईयर जो करंट चल रहा है उसका कुछ ऐसा है। हाँ, आपने तकरीबन तकरीबन सही बोला है। बस इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जाएंगे, एग्जैक्ट समझ जाएंगे कि होता क्या है, क्योंकि इसको बिना जी समझे आप लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको ये बिल्कुल। जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर लगा रखी हैं, आपको पिक्चर दिख रही हैं? ये क्या है? यमराज है, चित्रगुप्त है, ऊपर वो श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन को गीता का पाठ दे रहे हैं महाभारत में, देख रहे हैं आप? इन पिक्चर का कुछ मतलब है। हर स्लाइड में मैंने जो पिक्चर लगाई है ना उनका कुछ मतलब है। इन पिक्चर्स का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर वो होता है जैसे कि हम लोग इस दुनिया में इस समय अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पाप पुण्य का जो हिसाब किताब होगा, हमें पाप पाप किए हैं हमने अभी धरती में रहते हुए या हमने पुण्य किए हैं, उसका जो भी हिसाब किताब है वो हमसे चित्रगुप्त और यमराज हमारे मरने के बाद ऊपर लेंगे। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो हमारी जिंदगी है वो एक तरह से फाइनेंशियल ईयर है। और मरने के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो उसको बोलेंगे असेस, वहां पे हमारा असेसमेंट किया जाएगा, हमारी असेसमेंट होगी हमारी लाइफ की, हमारे हमारे स्वभाव की, हमारे जो भी कर्म है अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी असेसमेंट होगी। या फिर मैं इसको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है पढ़ाई की। असेसमेंट मीन्स उनको क्या आता है, उनका टेस्ट होते हैं, तो वो जिस साल में होते हैं उसको असेसमेंट ईयर। तो अब इसको हम इनकम टैक्स में इसका क्या मतलब बनेगा कि इनकम फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, ये फिक्स है, ये पूरी ऑल ओवर यूनिवर्सल फिक्स है, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से मार्च होता है तकरीबन, कुछ एक कंट्रियों को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन तकरीबन अप्रैल से मार्च होता है। कुछ कंट्रियों में कैलेंडर ईयर भी चलता है, कुछ कंट्रियों में अपनी मर्जी से लगा लो, तो हम उनको छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल से मार्च। असेसमेंट ईयर भी अप्रैल से मार्च ही होता है, लेकिन असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से अगला साल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 ये फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, और उससे इमीडिएट अगला अप्रैल 2021 से मार्च 2022 असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2020 से मान लीजिए आपने, कोई बंदा सैलरी इनकम कर रहा है, सैलरी इसको आ रही है, 12 महीने सैलरी आएगी उसको अप्रैल से मार्च के पीरियड में, तो उस 12 महीने के बीच में वो कोई टैक्स नहीं पे करेगा। जो भी उसको सैलरी हुई है 12 महीने में, उसने जो भी कमाई करी है उसका वो टैक्स कब पे करेगा? असेसमेंट ईयर, यानी कि अगले साल जा करके। उसको असेसमेंट ईयर क्यों बोला जाता है? कि उस साल में, यानी कि अगले साल में, पिछले साल जो कमाई की गई थी उसकी असेसमेंट होगी। और ये असेसमेंट कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर असेस करता है आपने पिछले साल क्या कमाया, क्या खर्चे करे, नेट आपके हाथ में टोटल इनकम कितनी है, उस टोटल इनकम के ऊपर आपका टैक्स कितना बनता है। इस सब को हम असेसमेंट बोल देते हैं। असेसमेंट बहुत तरह की है, हम लोगों ने इसमें से अभी डीप में नहीं जाना। ये जब इनकम टैक्स केसेस वगैरह लड़ते हैं उसमें आती है चीजें। लेकिन आपने बस ये समझना है कि हमने एक साल में जितनी भी कमाई करी है उस कमाई का पूरा लेखा जोखा हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर में देखता है, और उसके बेसिस पे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन होती है, टैक्स की कैलकुलेशंस होती है।
हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न असेसी खुद फाइल करता है। हम आईटीओ नहीं जाते, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाते, हम खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं जी मेरी 10 लाख की इनकम है, 2 लाख के जी फलाना खर्चे हो गए मेरी टोटल इनकम 8 लाख है, 8 लाख के जी 50,000 रुपये टैक्स पड़ा, ये दे दो टैक्स, लो मेरी रिटर्न फाइल करो। अब जो एओ होता है, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं हम एओ को, आईटीओ को। असेसिंग ऑफिसर मींस जो असेस करता है इनकम, उसको क्या बोलते हैं? एओ। एओ असेसिंग ऑफिसर, यही वर्ड है, मैं लॉ की लैंग्वेज बोल रहा हूँ इस समय। असेसिंग ऑफिसर या फिर आईटीओ बोल लो आप लोग अगर आप बोलना चाहते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो 8 लाख रुपए मैंने खुद से रिटर्न फाइल कर दी। अब आईटीओ की क्यों कोई मर्जी है, अगर उसको लगेगा कि यार सही है, मेरे को ज्यादा नहीं देखना, तूने जो रिटर्न फाइल कर दी वो सही है, वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। रिटर्न फाइल करना एक स्टेप है, रिटर्न का प्रोसेस होना दूसरा स्टेप है। हम एज अ कंसल्टेंट, अब मैं कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे किसी की, मैं क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, क्लाइंट तो करेगा नहीं रिटर्न फाइल, उसको तो आता नहीं है कुछ। क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उससे डिटेल पूछेंगे, आप उसकी रिटर्न फाइल कर देंगे। आप उससे किस चीज की डिटेल पूछेंगे? फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या कमाया, मेरे को बैंक स्टेटमेंट दो, कौन से पीरियड की दो, असेसमेंट ईयर की दो? नहीं, क्लाइंट आएगा आपके पास असेसमेंट ईयर में, लेकिन रिटर्न कौन से पीरियड की फाइल करवाने के लिए? फाइनेंशियल ईयर की, पिछले साल की। अब मान लो हम इस पीरियड की बात करते हैं, आज हम 9 जून पे बैठे हैं, कल 10 जून है, मान लो कल आपके ऑफिस में कोई बंदा आया 10 जून को, 10 जून 2020 को आया आपके पास, मेरे को ना रिटर्न फाइल करनी है पिछले साल की। पिछले साल की तो आपको तो पता है, पिछला साल मीन्स कौन सा पिछला साल? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। ये आपको क्लियर है अच्छे से? जब वो जून, अभी जो रिटर्न जा रही है ना, अभी रिटर्न फाइल होना शुरू हो गया है, ये समझो, ये 3-4 तारीख से ना, जून के महीने से रिटर्न फाइल होना शुरू हो गए हैं। कौन से साल के लिए? फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। और ये रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल होंगी। जो ड्यू डेट है ना, सॉरी, जो ड्यू डेट है इस बार रिटर्न फाइलिंग की, वो है 30 नवंबर 2020। लेकिन कौन से साल के लिए? 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के लिए। तो आप जब आपके पास वो बंदा आएगा 10 तारीख को, मेरी रिटर्न फाइल कर दो, आपको मान लो उसकी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, कौन से पीरियड की बैंक स्टेटमेंट मांगोगे? बैंक स्टेटमेंट में हमने देखना होता है कि उसको कितना पैसा बैंक में आया, कितनी इनकम हुई, वो आगे कैसे देखनी है बैंक स्टेटमेंट, उससे इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ये सब देखने के लिए कौन से पीरियड की मांगोगे? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर की मांगोगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की ही ट्रांजैक्शन से उसका आप लोगों ने इनकम कैलकुलेट करोगे ना। तो फाइनेंशियल ईयर अब जून कौन सा बनेगा? अप्रैल 2019 से मार्च 2020। ये क्लियर है आपको चीजें? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? चलिए, वेरी गुड है। अब हम आगे चलते हैं, हम अपनी वो डेफिनेशन पे जाएंगे दोबारा। Having income tax is payable on or before the due date by all person having total income more than the threshold limits. अब ये threshold limits क्या है? Of course कोई लिमिट तो होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इनकम टैक्स हर बंदा पे करता है? आप लोग खुद पे करते हो? कुलचे की रेडी लगाता है वो इनकम टैक्स पे करता है? क्या उसको इनकम टैक्स पे करने की जिम्मेवारी सरकार की तरफ से है? या वो जिम्मेवारी तो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, वो पे नहीं करता? क्या ऐसा है? बताइए। केमिस्ट केमिस्ट के लिए लिमिट क्या है? किराने की दुकान कोई चला रहा है तो उसके लिए लिमिट क्या है? अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो क्या लिमिट है? अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं तो क्या लिमिट है? ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। इतनी लिमिट कैसे याद रखेंगे हम लोग? हम तो पागल हो जाएंगे। बताइए, कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बस? या हर बंदे को इनकम टैक्स पे करना चाहिए? हर बंदे को, चाहे बंदा एक साल में 1 लाख रुपए कमा रहा है, या एक बंदा एक साल में 1 करोड़ कमा रहा है,
और एक बंदा एक साल में कुछ भी नहीं कमा रहा, जीरो इनकम, बताओ सबको टैक्स पे करना चाहिए? अपना नॉर्मल माइंड अप्लाई करो, सिंपल। क्या होना सही, क्या है, क्या होना चाहिए? पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है सर। पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड, ये आपने लॉजिकली माइंड अप्लाई करके बोला, और ये ऐसा होना भी यही चाहिए, लॉजिकली ये बनता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन कितनी कमाई कर रहा है, वो उतना टैक्स पे करे, जिसकी जितनी जेब सहती है। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसी लॉजिक के ऊपर है। बिल्कुल सही लोग, सारे के सारे कानून लॉजिक पे ही बने होते हैं। आपस में 10-10 लोग बैठे, उन्होंने कानून बना दिया, बस उसी को हम लोग इनकम टैक्स एक्ट बोल देते हैं, और क्या हुआ। खैर, अब हम आगे चलते हैं कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने एक चीज बोली थी अभी कि केमिस्ट के लिए लिमिट क्या होगी, किराने वाले के लिए लिमिट क्या होगी, कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम कर रहा है उसके लिए लिमिट क्या होगी। ऐसे तो बहुत तरह के हैं, कोई बिजली की दुकान कर रहा है, कोई एसी वगैरह बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, क्या सबके लिए लिमिट अलग अलग होती है? बताइए। ऐसे तो बहुत सारे काम है, हम कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? ना हम लोगों के लिए पॉसिबल है, और ना ही आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसने असेसमेंट करना है, जिसने असेस करना है इनकम को, वो और पागल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है या जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, वो पर्सन बेस्ड होती हैं। पर्सन कौन? वो 7 पर्सन, वो 7 पर्सन उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। लिमिट कभी भी इस तरह से नहीं होती थ्रेशोल्ड लिमिट की, अगर आप परचून की दुकान कर रहे हो तो आपकी लिमिट मैंने जी 2 लाख रुपए कर दी, अगर आप 2 लाख से ज्यादा कमाओगे तो टैक्स पे करोगे, नहीं तो नहीं। लिमिट ऐसे नहीं होती कि केमिस्ट की लिमिट 2 लाख है, किराने वाले की लिमिट 3 लाख है, फर्नीचर वाले की लिमिट 1 लाख है, ऐसे नहीं होती। लिमिट होती है पर्सन वाइज बस, और कोई तरीका है ही नहीं पूरे इनकम टैक्स लॉ में, सिर्फ एक ही तरीका है, पर्सन वाइज। आप पर्सन कौन हो? आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इसके ऊपर जरूर फर्क पड़ जाता है। आपको याद होगा, इसको हवा कम कर ले, एक मिनट। आपको याद होगा हमने पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब हमने डिफरेंस किया था कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए कि हमें एलएलपी बनाना चाहिए। ये क्या हो गया, ये कौन कर रहा है? एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से नहीं होगा। नोट की सेटिंग होगी, यहाँ से भी नहीं होगा, ये मैंने डिसेबल कर दिया। खैर बाद में करते हैं। खैर अभी मैंने डिसेबल कर दिया। ये किसने लाइनें मारी हैं, आई डोंट नो किसने मारी हैं। खैर मैं इस बात पे था कि केमिस्ट हो या करियाने वाला हो, कभी भी इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो इन बातों पे नहीं डिफरेंस करती, ये फर्क पड़ता है पर्सन, आप इंडिविजुअल हो कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। हमने फर्म वाली क्लास में ये सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है, हमें क्या बनाना चाहिए। तो हमने वहाँ पे एक डिफरेंस डिस्कस किया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 25% के हिसाब से टैक्स करती है, और फर्म एलएलपी 30% के हिसाब से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स का रेट कम था। हमने डिस्कस किया था ना कि अगर मान लो 10 लाख का नेट प्रॉफिट होता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2.5 लाख पे करेगी और एलएलपी 3 लाख पे करेगी, 50,000 का फर्क। तो वो पर्सन, दोनों दो अलग अलग पर्सन है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये जो मैंने स्लैब आप देख रहे हैं ये मैंने दी हुई है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की स्लैब रेट दिए हुए मैंने यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड के स्लैब नहीं दिए हुए, वो तो फ्लैट है। प्राइवेट लिमिटेड 25% है और पार्टनरशिप फर्म 30% है। लेकिन इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है,
जीरो टैक्स। जो भी इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटर, एक केमिस्ट वाला, एक करियाने वाला, कोई भी, अगर उसकी ग्रोथ, उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना। और अगर उसकी 2.5 लाख तक इनकम है तो उसे जरूरी नहीं है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करे। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, कई लोगों को ये एक मन में कंफ्यूजन रहता है कि जिसको पैन नंबर इश्यू हो गया, जिसके पास पैन नंबर है, उसको ना रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये जो 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 लोगों के मन में ये ऐसी धारणा है या इस तरह की मिसकंसेप्शन है ना, मैं क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से जो है सही नहीं है। जिसके पास भी पैन नंबर हो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए जो मैंने डेफिनेशन बनाई है ना आगे, ये क्या है यार, ये तो परमानेंटली आ गया, ये कैसे हटेगा? इरेजर तो होगी, एक मिनट, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन के बाहर नहीं हमने जाना। इस डेफिनेशन में देखिए कहीं पे लिखा है कि भैया आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आपको इनकम टैक्स पे करना है या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कहीं नहीं है। तो ये जो धारणा थी कि पैन कार्ड अगर हमारे पास हो तो हमें इनकम टैक्स फाइल, रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए मेन कंडीशन कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो ही आप रिटर्न फाइल करना है, तो ही आपने टैक्स पे करना है। नहीं तो आप ना टैक्स पे करो ना आप रिटर्न फाइल करो, आपको कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि कोई बंदा 1 रुपया नहीं कमा रहा होता। प्रैक्टिकल जब आप कंसल्टेंसी करेंगे ना, कोई कुछ नहीं कमा रहा, या फिर किसी की सैलरी होती है 10,000 रुपए, साल की कितनी हो गई, 1,20,000, उसको फिर भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें आजकल इनकम टैक्स रिटर्न के बिना हिंदुस्तान में क्या है, लोन ही नहीं मिलते। किसी ने होम लोन करवाना है, किसी ने कार लोन कराना है, किसी ने क्रेडिट कार्ड लेना है। कई कई जैसे ये हो गए अपना जमीन जायदाद वाले जो होते हैं, अपनी जमीनें वगैरह देके जो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, उनको आउट ऑफ इंडिया जाना है, टूरिस्ट वीजा लगवाना है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है, चाहे वो कुछ नहीं कमा रहे होते या कम कमा रहे होते हैं। उस केस में क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही शो कर देते हैं कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट 4 लाख है, तुम्हारा प्रॉफिट 5 लाख है, 6 लाख है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की सैलरी 10,000 है तो वो रिटर्न 1,20,000 से ज्यादा फाइल नहीं कर सकता, वो कर सकता है। प्रैक्टिकली आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट का फायदा देखना है, उसकी प्रोफाइल बनानी है। अगर एक क्लाइंट आपके पास आया, कितनी सैलरी है जी, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए सैलरी है, कितनी होगी साल की, 1,80,000। आप 1,80,000 की उसकी सैलरी की रिटर्न फाइल कर दोगे, वो भी रिटर्न रिटर्न लेके चला जाएगा, चलो रिटर्न फाइल होगी, मेरी कोई टैक्स नहीं हुआ, रिटर्न फाइल होगी, चलो बढ़िया है। लेकिन कल को जब वो बंदा होम लोन लेने के लिए जाएगा, उससे उसका होम लोन या बैंक का बंदा बोलेगा अपनी रिटर्न लेके आओ जी, पिछले 3 साल की रिटर्न में आ रहा होगा 1,80,000, बैंक वाला उसको वहीं से वापस कर देगा। भैया ये कोई रिटर्न है तेरी, 1,80,000 में तू क्या किस्तें देगा, मैं तेरे को लोन नहीं दे सकता। इसीलिए हम चाहे उसकी एक्चुअल इनकम 15,000 रुपये महीना या 1,80,000 साल की थी, हमें जानबूझ के इन्फ्लेट करनी पड़ती है, हमें जानबूझ के उसकी इनकम ज्यादा दिखानी पड़ती है रिटर्न में, ताकि फ्यूचर में उसको उस रिटर्न का फायदा हो। आप लोग एक बात देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो इंडिविजुअल कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा रिटर्न फाइलर्स है हिंदुस्तान में। आपको पता है हमारे देश में तकरीबन 7 करोड़ रिटर्न फाइलर्स हैं। हर साल 7 करोड़ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती हैं, 7 करोड़। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जाता है। इस 3-4 साल पहले ये आंकड़ा 3-3.5 करोड़ पे था, अब ये 7 करोड़ पे पहुंच चुका है। इन 7 करोड़ रिटर्नों में मैं आपको बता दूं, तकरीबन 6.25 करोड़ रिटर्न इंडिविजुअल्स की होती है, और 6.25 करोड़ में तक ज्यादातर रिटर्नें ये होती हैं स्लैब के आसपास। अगर स्लैब 2.5 लाख है तो इनकम 2.5 लाख दिखाई होती है, स्लैब 5 लाख है तो स्लैब 5 लाख दिखाई, कि हमने स्लैब तक रिटर्न फाइल करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भी पे करना है, आपको रिटर्न फाइल हो जाएगी। जैसे अभी अभी लिमिट क्या है,
अभी लिमिट है 2.5 लाख इस साल की, जो हम असेसमेंट ईयर 20-21 में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन टैक्स हमें 5 लाख तक नहीं देना होता। वो कैसे है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। 5 लाख आज की डेट में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 से 5 के बीच में, 2.5 से 5 के बीच में 5% आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा आपका। 5 लाख के ऊपर आएगी ना इनकम तो आपका टैक्स बनेगा, तो टैक्स बनेगा ही बनेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं ये जो हमने वर्किंग देखी है ना यहाँ पे इसकी, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ना घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ऐसे करें जैसे अभी मैं एक दो एग्जांपल अभी आपके सामने करता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करें। मान लीजिए 6 लाख रुपए है, ये स्लैब आपके सामने दिख रही है अर्जुन जी। 6 हाँ लाख जी, हाँ जी। 6 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनेगा बताओ, ये सामने जो स्लैब है ना उसके मुताबिक। किसी की टोटल इनकम 6 लाख है। सुनील जी आप भी हाँ करते जी। हैं कैलकुलेट? हाँ जी, हाँ जी। आप भी करो, मेरे को बताओ कितना होगा टैक्स। मेरा तो कैलकुलेटर नहीं निकल रहा अभी। कैलकुलेटर मैं मेरे पास पेन है, लेके। मेरे को बता दो मैं कर देता हूँ। आप बताओ सर करना। 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे 5% निकालना सर। 2.5 लाख में 5% निकालूं? हाँ जी, एक मिनट। 12,500 हो गया। और उसके बाद सर 1 लाख पे 20% जी। 1 लाख पे 20% तो 20,000 हो गया। 20। आगे हाँ बोलो। जी। और ये 20,000 प्लस 12,500, हाँ ये टोटल हो गया जी टैक्स उसका। 2.5 लाख तो उसका डील है ना जी। हाँ, ये टोटल हो गया 32,500। अर्जुन जी, हाँ जी, इतना टैक्स। अर्जुन जी ठीक, सुनील जी ने ठीक करा है? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं अभी। देखा नहीं? स्लाइड आपके सामने तो है। मैं नहीं, इसमें कैलकुलेटर सर देख कोई, रहा था निकले। इसमें कैलकुलेटर डिडक्शन छोड़ कोई दो ना, हो। कैलकुलेटर मेरे पास है, जैसे सुनील जी ने हाँ बताया जी। वैसे बताओ। इसमें कोई डिडक्शन होगी तो फिर वो अलग है जी। वो हम अलग से करेंगे डिडक्शन वगैरह, वो आप सही कह रहे हैं सुनील जी। अर्जुन जी समझ आया आपको? कैसे? नहीं नहीं, समझ नहीं आया जी मेरे को। अच्छा, आपको ये जो सामने पीपीटी है ये समझ आ रही है? हाँ, ये तो समझ आ रही है। अभी ये स्लैब के हिसाब से जो टैक्स हमने रिटर्न भरनी अभी होती मैंने है जी, बोला वो तो 6 पता है। लाख रुपया किसी की टोटल इनकम है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। तो 6 लाख पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स लगेगा? नहीं जी, वो फ्री है जी। हाँ। नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा? 5%? 5% लिखा हुआ मगर लगता नहीं सर, फ्री है बिल्कुल। नहीं नहीं, लगेगा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा सर। क्यों नहीं लगेगा वो मैं बताता हूँ, वो मैंने क्यों बोला था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लें। 6 लाख पे तो ठीक है जी। लगेगा। तो आप समझ गए 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% मीन्स कितना होगा? 12,500। हाँ साढ़े जी, बारह हजार समझ गए ना कैसे आएगा? बिल्कुल जी। 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का अगर आप 5% करोगे कैलकुलेटर में तो 12,500 रुपये आएगा। तो हाँ 5 जी। लाख का कितना टैक्स बन गया? 12,500। और मैंने क्या हाँ जी कितनी सर। इनकम बोली है? 6 लाख। यानी कि 1 लाख रुपए अभी 6 लाख। बाकी है। तो 1 लाख हाँ रुपए जी। तो स्लैब कौन सी स्लैब में आ गया? वो 20% वाली स्लैब में आ गया ना, क्योंकि 6 लाख है। हाँ 5 जी, लाख से 20%। 7.5 लाख कितनी स्लैब है? हाँ 5 जी, से यहाँ 7.5 के 20% बीच का में लगेगा टैक्स। 20% की स्लैब है, तो जो 6 लाख का ऊपर का 1 लाख है उस पर 20% लगेगा। वो हो गया 1 लाख का 20% लगेगा। 20% हो गया 20,000 रुपए। तो 12,500 हाँ जी। 5 लाख तक, और 1 लाख के हाँ ऊपर जी। 20,000 टोटल हो गया 32,500 टैक्स लगेगा। हाँ जी। ठीक 6 है। लाख की उस पे रिटर्न पे 32,500। हाँ, अब मान लो किसी की इनकम 5 लाख है, अब कितना टैक्स लगेगा? तो उसका 12,500 ही लगेगा जी। 12,500 जी, 5% के हिसाब से। जीरो लगेगा, जीरो। वो कैसे? अच्छा जी। वो इस पीपीटी में लिखी नहीं हुई बात। वो जो मैंने पहले बोली थी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो मैं अब वो बात कर रहा हूँ। एज पर टेबल 12,500 लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अभी कानून में क्या है कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है ना, उसको सरकार 12,500 की टैक्स की माफी देती है। टैक्स रिबेट दे रही है। टैक्स रिबेट दे रही है, उसको रिबेट बोल लो, टैक्स की माफी बोल लो, जो मर्जी बोल लो। हाँ जी, तो जिसकी ठीक है इनकम जी। 5 लाख रुपए तक है
उसको मिलेगी ये 12,500 की टैक्स माफी। जिसकी इनकम 5,01,000 हो गई, मतलब मान लो किसी की इनकम है 5,01,000 या 5,01,100, उसको 12,500 की टैक्स माफी नहीं मिलेगी। तो उसको जिसकी टैक्स पे रिटर्न करना है, पड़ेगा। मान लो हाँ किसी की रिटर्न बनी 5 लाख, वो 0 टैक्स पे करेगा। और किसी की इनकम बनी 5,01,000, तो वो 12,500 टैक्स पे करेगा। आप देखते हैं जब आप कंसल्टेंट बनेंगे तब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई बंदा कह रहा है जी मेरी टैक्स। ना 5.5 लाख की रिटर्न फाइल कर दे, 5.5 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा, कितना बनेगा? 5 लाख पे 12,500 और ऊपर के 50,000 पे 10,000 होता है, 20%। 22,000। और तू बोलेगा तू भी 5.5 लाख पे तो तेरा 22,500 टैक्स बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा कम कर दे भाई, तू 5 लाख की कर दे, 5 लाख पे तो टैक्स 0 हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से आप जब आएगा कोई कंसल्टेंट या क्लाइंट आपके पास, इस तरह से हमें कैलकुलेशन करके उसे बताना है, जो उसके लिए बेस्ट होगा वैसे करना कई बार ये मतलब लोन के रिगार्डिंग भी जो होते हैं सीएज कंसल्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि आप टैक्स पे करो जिससे आपको लोन में थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है। भी आप टैक्स पेयर हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, भर रखा रिटर्न्स वगैरह, ये है। बिल्कुल एक्चुअल में सही बिल्कुल रहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। मैंने अभी एग्जांपल ली थी ना, एक बंदा आया कहता है जी मेरी सैलरी 15,000 है, आपने उसकी हाँ जी, रिटर्न हाँ फाइल जी। कर दी 1,80,000 की, उसको लोन नहीं मिलेगा। हम्म। तो उस केस में आप क्या अच्छा, करोगे? उसकी सैलरी जानबूझ के 5 लाख दिखा दोगे। 5 लाख पे ठीक है। मान लो उसको पूछोगे भैया तू टैक्स पे कर सकता है? नहीं जी टैक्स नहीं पे कर सकता मैं, लेकिन मेरी रिटर्न अच्छी भर दो। आप उसकी 5 हम्म, लाख तक रिटर्न फाइल कर दोगे। अब वो 5 लाख से ऊपर का तो टैक्स वो पे नहीं कर सकता, तो आप 5 लाख रिटर्न हाँ फाइल जी। कर दोगे। 5 लाख की रिटर्न एक अच्छी रिटर्न है, उस पर भी उसको लोन मिलेगा। कोई भी अच्छा, रिटर्न समझ लो 4 लाख प्लस पे लोन मिल जाता होता है। और बाकी इसकी इसकी। हमें रिटर्न कितने की फाइल करनी चाहिए, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मैं जस्ट एक हाँ, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। अभी मान लो एक और किसी की 5 क्वेश्चन लाख था की सर। है जी। एक क्वेश्चन था सर, जैसे अब आपने बताया भी 15,000 रुपये सैलरी है उसकी, तो 1,80,000 रुपये बन रही है, ठीक है। और हमने 5 लाख की रिटर्न भर दी, तो उसको हम जो एडिशनल जो उसका शो करेंगे, वो कैसे शो करेंगे? सैलरी तो उसकी 15,000 रुपये है, तो कैसे शो करेंगे देखिए उसका इसमें एक्स्ट्रा का? ऐसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक हेड याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 5 हेड्स लास्ट बस, वाला ऑप्शन था जी जो जो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना, उसमें दिखा देंगे ट्यूशन इनकम। अब ट्यूशन इनकम, जो हाँ बंदा जी, या सैलरी कोई पार्ट टाइम बिजनेस पार्ट कोई टाइम आना या बिजनेस ऐसा दिखा कुछ? दो, ट्यूशन इनकम दिखा दो, बुटीक दिखा दो, बिल्कुल। सैलून दिखा दो, ठीक ठीक कोई ठीक ठीक ट्रेडिंग है, का हाँ। काम भी दिखा दो मतलब कुछ भी। अपना, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ मेरा साइड बाय साइड ये छोटा सा बिजनेस भी है। ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है उसमें, हर बंदों के होते हैं, अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम वैसे ठीक ठीक है, दिखाएंगे, हमें उससे। तो उसकी इनकम हाँ, हाइड करके दिखानी है। हाँ, वही उसका कोई पर्टिकुलर हमें रीजन तो दिखाना पड़ेगा ना, वही मैं पूछ रहा था। अभी इसका ये रीजन दिखाएंगे, 5 हेड जो बिल्कुल पॉइंट है जी अपना, बिल्कुल, उसको हम उनको उसको यूज इनको करेंगे। हम सैलरी के साथ साथ उनकी बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं। बिजनेस इनकम मीन दिखा देंगे कि उनकी किराने की दुकान है, या उनकी जी कोई हम्म, फर्नीचर की दुकान है, कोई भी चीज दिखा देंगे कि हमकी जी उनकी ये दुकान है, उसमें से उनको 1,80,000 उनको सैलरी आ गई है, 3 लाख रुपए जी उनको हम्म, वहां से प्रॉफिट हो गया, 4,80,000 आ गए उनको, 4,80,000 की रिटर्न हम्म, फाइल कर दो, विच इज अ गुड रिटर्न। मैंने बोला 4 लाख प्लस ठीक की कोई भी ठीक रिटर्न ना अच्छी रिटर्न मानी जाती है, 4, 4.5, 5 के आसपास, उस पे लोन ठीक सर वगैरह हो एक जाते हैं। सर एक बात और थी कि ये जो टैक्स स्लैब है ये हर साल एक जैसी नहीं रहती, चेंज रहती है ना सर, कि इस बार ये चेंज 2.5 लाख चेंज पे फ्री है चेंज हो जाती है सर, चेंज हो जाती है, ये ऐसा नहीं है कि तो लास्ट। हर साल चेंज होगी ही होगी। हाँ लेकिन जी, ये डिपेंड करता है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, वो लोग जी एनालाइज जी। करते हैं बजट के अंदर कि उनको क्या स्लैब रखना है, कभी कम करना है, कभी ज्यादा करना है, वो सब चलता रहता है। तो वो तो हम तो लोग ये जब 19-20 कंसल्टेंट का। बनेंगे तो जो हम जो सॉफ्टवेयर लेंगे ना, सॉफ्टवेयर हाँ अपने जी, आप ही अपने स्लैब्स उसमें अपने आप चेंज हो जाती होती है। और आप लोग जब इसमें मतलब प्रोफेशन में आ जाओगे तो ऑलरेडी आप बजट भी देखोगे, आपको व्हाट्सएप वगैरह पे या नेट पे सारी जानकारी रहेगी कि अब स्लैब चेंज हो चुकी है, अब स्लैब क्या हो गया। वो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन सर स्लैब होती 19-20 चेंज की। होती है, ये आप सही हाँ कह जी, रहे 19-20 की यही है सर, या ये चेंज है 19-20 का जो हैं। अगर यही टैक्स भरना यही हो तो? यही यही है, ये फाइनेंशियल ईयर ठीक 19-20 की ही स्लैब आपके सामने रखी हुई है मैंने। देख ठीक रहे हैं आप ठीक। असेसमेंट ईयर 2020-21 लिखा है, हाँ जी, उसकी यही है। इस साल की जो रिटर्नें जाएंगी वो इसी स्लैब के हिसाब से जाएंगी। इसी स्लैब से है। बस वो ठीक ठीक 12,500 की एक रिबेट मिलेगी आपको, जो कि पिछले ठीक साल नहीं थी। ठीक 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 है। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन था। कई बार कैसे मैं गया था कहीं एक बार अपने सीए के पास, तो मेरा एक कोई फ्रेंड था वहां पे बैठा था ऑलरेडी, पहले वो रिटर्न नहीं भरता था, तो उसकी 2 साल की इकट्ठे रिटर्न्स भर देते हैं, 3 साल की इकट्ठे रिटर्न भरने का, ऐसा क्या पॉसिबल है?
बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बैक डेटेड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की डेट में सिर्फ अगर मैं आज की बात करूं, आज मेरे पास कोई भरने रिटर्न भरवाने आए तो मैं उसकी 2 रिटर्न भर सकता हूँ 2 साल की। एक तो इसी साल की, ये तो बिल्कुल जेन्युइनली वो अपने टाइम पे भरवा रहा है। एक पिछले साल की 2019-20 की, 19-20 की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी, जिसको कि कोरोना की वजह से 30 जून 2020 कर दिया गया। तो 30 जून से पहले पहले इस समय में 2 रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, किसी की भी, पूरे हिंदुस्तान भर में कोई भी कर सकता है 2 रिटर्न 30 जून तक। 30 जून के बाद सिर्फ एक रिटर्न जाएगी 19-20, ये इस साल की, जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 खत्म हुआ सिर्फ उसकी। अभी 2 जा सकते नहीं, ये कोरोना के कारण ही है ये, कि वैसे भी हम दो रिटर्न भर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर कोरोना वगैरह की वजह से डेट ना एक्सटेंड हुई होती पिछले साल की, तो फिर अभी हम एक रिटर्न फाइल करते सिर्फ। ये जो अभी आप बात कर रहे हो ना, ये आप बातें कर रहे हो पिछले तकरीबन 2 साल पहले की। उस समय क्या ये था, मैंने जी, हाँ हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं था उस टाइम, आई थिंक तब बोलते थे भी हाँ उस टाइम हो जाता था, अब नहीं होता, ऐसे हाँ पॉसिबल नहीं अब है। नहीं होता। अभी ना, अभी क्या कर दिया कि जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, उसके बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। हमने ड्यू डेट की बात की थी, जैसे ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई में अगर रिटर्न ना फाइल करी है आपने, तो उसके बाद लेट फी लग जाती है, लेकिन रिटर्न फाइल हो जाती है। लेकिन 31 यस। मार्च 2000 उस साल की जो 31 मार्च आएगा ना, तब तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। तो अभी जैसे जो 19-20 हमारा फाइनेंशियल खत्म हुआ है, इसकी रिटर्नों की लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक हमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी, हम 30 रिटर्न फाइल करेंगे। 30 नवंबर के बाद भी रिटर्न फाइल हो सकती है। 30 नवंबर लास्ट डेट का अच्छा। मतलब ये नहीं है रिटर्न फाइल नहीं होगी। 30 नवंबर के बाद हम्म। भी रिटर्न फाइल होगी, लेकिन लेट फीस के साथ फाइल होगी। लेकिन जो ओके ओके, 31 लेट फीस मार्च मतलब लेट 2021 फीस आएगा, का, उसके बाद आप रिटर्न लेट फाइल ही फीस नहीं की कर पाओगे। फैसिलिटी होती है? ये कोई फैसिलिटी थोड़ी है, लेट फीस कौन सी फैसिलिटी? लेट फीस तो लेट फीस होती है। मतलब हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब है ऐसा, मतलब लेट फीस के हाँ, साथ हम रिटर्न भर फाइल सकते हैं? लास्ट डेट का जो ड्यू डेट होती है ना रिटर्न फाइलिंग की, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके यस बाद सर। रिटर्न फाइल नहीं होगी। उसका मतलब ये होती है कि सरकार उसको पहले पैसे दो तो रिटर्न फाइल करेगी, लेकिन ओके। 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। अब ये हो गया, पहले 2 साल पहले ऐसे नहीं था, इसलिए हम 2-2 साल की रिटर्न पहले फाइल कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। ठीक है। तो ठीक सर है। हम एडवांस ही अब दे जो सकते हैं ना अपनी, जैसे हमने जो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की रिटर्न नहीं भर सकते, वो तो 31 मार्च के 2021 के बाद ही भरेंगे। हाँ बिल्कुल, 31 मार्च 2021 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे अभी हम, जो फाइनेंशियल ईयर, ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अभी जो रिटर्न हाँ जी जाएंगी इसकी, वो 31 मार्च 2020 तक की जाएंगी। जो हमने हाँ जी 31 इसकी मार्च एडवांस, 2020 तक हमने जो भी कमा लिया ना,